इसमें दो टाइप था, एक था इनेट और एक ये। तो इसको हम लोग देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से। हाँ, तो पहला जो टाइप था हम देखते हैं इम्यून रिस्पांस देख रहे हैं। इसमें दो टाइप होता है, एक होता है नॉन स्पेसिफिक जिसको इनेट कहते हैं, और दूसरा होता है स्पेसिफिक जिसको हम लोग एडेप्टिव कहते हैं। इनेट बताए थे कि जो ऐसा रिस्पॉन्स जो आपके जन्म से ही मौजूद होता है उसको इनेट कहते हैं, और स्पेसिफिक होता है कि खास मौसम खास कंडीशन में जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चीजें आती है तो उसी को स्पेसिफिक कहा जाता है। तो यही चीज इनेट और स्पेसिफिक कहलाता है। देयर आर थ्री जनरल कैरेक्टर ऑफ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो स्पेसिफिक होते हैं मतलब जो एडेप्टिव होता है उसके तीन सामान्य गुण देखने को मिलता है। ठीक है, और सारा जनरल कैरेक्टर ऑफ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, जो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से उसको अलग करता है। क्या क्या है? तो पहला चीज हो गया स्पेसिफिसिटी, इसके बारे में कल बात किए थे। एक है, दूसरा है हेट्रोजेनिसिटी मतलब असमानताएं, और तीसरा है मेमोरी, आपके बॉडी के अंदर याददाश्त की क्षमता कि कोई चीज आपके बॉडी के अंदर पहले आया था और अब दोबारा आपकी बॉडी में आ रहा है तो आप भूल जाइएगा, लेकिन आपके बॉडी के सेल या बॉडी के बाकी चीज या बाकी ऑर्गन नहीं भूल पाता है, तो वो मेमोरी कहलाता है। अब स्पेसिफिसिटी के बारे में क्या, स्पेसिफिक के बारे में क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज डेवलप्ड रिजल्ट ऑफ एक्स। 4 पॉइंट लिखाए थे तो चौथा पॉइंट को काट के नहीं हटाना है, चौथा पॉइंट रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चौथा पॉइंट रहेगा। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो जो पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, जो पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें हो रहा है उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, कल वाला तो रहेगा ही, जो पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें है उसको भी डाल दीजिएगा। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू वेराइटी ऑफ एंटीजन कैपेबल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनोजेंस। ठीक है, जैसे कह रहा है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है कि डेवलप करता है एक्सपोजर से या अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ एंटीजन से होता है, वेराइटी ऑफ चीजें जो है इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है और उसके वजह से आपके अंदर कैपेबिलिटी किस तरह की है, किस तरह की क्षमता है। ठीक है, या आपका इम्यूनोजेंस कितना कैसा है। जैसे वैक्सीन, यहाँ पर एक पेशेंट देखिए कि वैक्सीन ले रहा है, तो वैक्सीन के कंडीशन में देखिए कि वैक्सीन के कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपकी उस बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है, ये हरा कलर का जो दिखाया जा रहा है, हरा कलर का उसके अंदर पहले से मौजूद है। और वैक्सीन ले रहे हैं किसके लिए? तो वैक्सीन ले रहे हैं इसके प्रभाव को कम करने के लिए, या इसके प्रभाव ये इसी के ग्रुप का ये जो चीजें होगा ये इसी के ग्रुप की चीजें होंगे जो इसके प्रभाव को कम करने का काम करेगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैक्सीन और टीका दोनों दो चीज होता है। टीका क्या करता है? तो टीका आपको बीमारी के बाद दिया जाता है, वैक्सीन पहले दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि शुरुआती दौर में अटैक कर रहा है तो वैक्सीन लेने से क्या होगा कि उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देगा। दूसरा क्या है? माइक्रोब्स दैट कॉलोनाइज द बॉडी। बहुत सारे, अब आपके बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स किससे करना है? तो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, टॉक्सिन हो गया, इन्हीं सभी चीजों से आपके बॉडी को रिस्पॉन्ड करना है जो आपकी बॉडी को बेहतर से बेहतर बनाए रखने का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब तीसरा इसमें कहता है कि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसमें एक होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एक हो गया एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें दो चीज आता है। एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं, या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के जानते हैं, जिसमें दो टाइप हो गए, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा हो गया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है इसके बारे में बताने का काम एक व्यक्ति ने किया जिनका नाम था लुई पास्चर। इम्यूनिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस अगेंस्ट बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, लुई पास्चर के हिसाब से क्या कहा गया कि इम्यूनिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, आपके बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होता है मतलब दुश्मन को देखकर, सीधा बात ये कहना चाह रहा है कि दुश्मन को देखकर अपनी स्थिति का आकलन करते हुए अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेना, ये कहना चाह रहे हैं लुई पास्चर कि इम्यूनिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन अगेंस्ट बाय वैक्सीनेशन। ठीक है,
अब वैक्सीन जिस कैटेगरी की होगी, आपके बॉडी के अंदर जो क्षमता होगा, तो दोनों वैक्सीन में क्यों समय लग जाता है, या जो वैक्सीन बनने में, कोरोना का वैक्सीन बनने में 2 साल क्यों लग गया? क्योंकि आपकी बॉडी की क्षमता उस कोरोना के वायरस की क्षमता, दोनों के जजमेंट में आपको दिक्कत होगा कि हाँ, उसका उसका प्रभाव बढ़ रहा था, आपका वैक्सीन किस तरह से प्रभावित करेगा। तो यही कह रहा है कि इम्यूनिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, आपकी जो इम्यून क्षमता है वो प्रोड्यूस करता है किसके विरुद्ध, कि उसके इन्फेक्शन क्या है या उसके प्रभाव क्या है, ठीक है, उस हिसाब से वैक्सीन कोई नया चीज नहीं है। वैक्सीन वही चीज है जो आपको बीमारी फैलाता है, उसी से बनाया हुआ चीजें हैं, ठीक है। मतलब गुंडा के घर में गुंडागर्दी, सीधा बात ये हो गया कि ये वैक्सीन जो हो गया आपके अंदर का, आपके अंदर वो क्षमता है जिससे आपकी बॉडी को पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई बीमारी आके आपको अटैक करेगा, तो देखेगा कि बॉडी के अंदर पहले से ये चीज मौजूद है, ठीक है। अब आप अगर उस वैक्सीन की क्षमता आपके बॉडी की क्षमता से कम होगी तो वो तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन उसकी क्षमता अगर अधिक हो गई तो आपको बॉडी को नुकसान करेगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सब्सटेंस एंटीबॉडी, ये हो गया, सब्सटेंस एंटीबॉडी प्रोवाइडिंग दिस रेसिस्टेंस कुड बी फाउंड इन द सेरम एंड प्लाज्मा, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर जो आपकी रेसिस्टेंटिविटी है या जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो एंटीबॉडी की वजह से मिलता है। एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी वो चीजें हैं जो आपके बॉडी में रेगुलर वे में बन रहा है, ठीक है। और एंटीजन वो चीजें हैं जो टेम्पोररी वे में है, तत्कालिक रूप से काम करता है। तो आप अभी कोरोना से बचने के लिए अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं, कभी सूप पी रहे हैं, कभी हल्दी पानी पी रहे हैं, कभी दूध पी रहे हैं, जो कहता है सब चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है? तो ये चीज आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को बेहतर बना रहा है, जबकि एंटीजन क्या है कि बाहरी वाला चीज है जो आपके बॉडी को रेसिस्ट करेगा। तो कह रहा है कि सब्सटेंस एंटीबॉडी प्रोवाइडिंग दिस रेसिस्टेंस को बी फाउंड इन सेरम एंड प्लाज्मा। ये जो होंगे ये मुख्य रूप से आपके 2 जगह पे मौजूद होंगे, एक प्लाज्मा में और एक सेरम में। कहा भी जाता है कि प्लाज्मा आपके बॉडी के अंदर सबसे मैक्सिमम अमाउंट में होता है, और प्लाज्मा के अंदर जो कंपोनेंट है, ठीक है, और ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है वो सेरम हो गया। प्लाज्मा क्या है? तो 55% होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा सेरम को बनाने के लिए प्लाज्मा में से फाइब्रोजन को हटा दीजिएगा, तब जो बनता है, ये जो कह रहा है कि सेरम को बनाने के लिए प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन को हटा देते हैं, तब जाके आपको सेरम मिलता है। दैट मीन्स ये कंपोनेंट किसका है? तो प्लाज्मा का कंपोनेंट है। प्लाज्मा के कंपोनेंट में से फाइब्रोनोजन के कंपोनेंट को हटाने के बाद मिलता है सेरम। सेरम कैसे देखिएगा? तो डॉक्टर जब सैंपल के लिए आप जाते हैं तो सैंपल को जब देते होइएगा डॉक्टर के पास, तो क्या करता है कि सैंपल को ले लेता है, कुछ दिनों की देर के बाद देखिएगा कि उसके पेंदी में कुछ ना कुछ जमा हुआ रह जाता है। तो ये जो जमा हुआ चीजें हैं, ठीक है, ये जमा हुआ जो चीजें हैं वो वही जो फैक्टर है जमा हुआ जो चीज है ब्लड के सैंपल लेते वक्त, वही सेरम होता है। और प्लाज्मा और सेरम एक साथ, प्लाज्मा के साथ फाइब्रोनोजन मिला हुआ रहता है जिसको हम लोग कॉमनली सेरम कहते हैं। तो सेरम बड़ा चीज हो गया। सेरम निकालने के लिए आपको प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन को हटाना पड़ता है। प्लाज्मा क्या कहा गया कि प्लाज्मा इज द लिक्विड, प्लाज्मा लिक्विड होता है। सेल फ्री पार्ट ऑफ ब्लड में ये सेल फ्री पार्ट होते हैं, मतलब इसके पास कोई सेल अपना नहीं है। 55% मात्रा होता है। दैट हैज बीन फाउंड इन ट्रीटेड विद द एंटी कोगुलेशंस, ठीक है। ये क्या करता है? तो ये ट्रीटेड, इट हैज बीन ट्रीटेड विद एंटी कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स का मतलब था खून जमना, तो खून जमने से बचने के लिए इसके लिए तैयार किया जाता है। सेरम के बारे में क्या किया गया? सेरम इज ए लिक्विड पार्ट, सेरम एक लिक्विड पार्ट होता है ऑफ ब्लड आफ्टर कोगुलेशन, ब्लड के जमने के बाद, देयरफॉर डिवॉइड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एज फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन एक ऐसा फैक्टर है जो आपको खून को जमाने का काम करता है। इसके अलावा कई और, जैसे हम लोग पढ़े थे कैस्केड प्रोसेस, तो उसमें याद होगा कि हम लोग सेरम के बारे में, फाइब्रिनोजन के बारे में बात किए थे। अब प्लाज्मा और सेरम दोनों आपस में मिल जाता है, तब जाके आपका खून जम जाता है। मतलब प्लाज्मा और सेरम, प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन दोनों मिलने के बाद आपका बॉडी में सेरम बनता है, मतलब खून जमने का काम होता है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि द प्रोटेक्टिव फैक्टर फाउंड इन सेरम ऑफ इम्यूनाइज एनिमल इज नोन एज एंटीबॉडी। आपके बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें होती है वो एंटीबॉडी कहलाता है, विच आर प्रोवाइडेड ए रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू एंटीजन। और जो रिस्पॉन्ड किसके लिए करता है? एंटीजन। तो बड़ा चीज कौन हो गया? तो बड़ा चीज एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड किसके लिए कर रहा है?
तो रिस्पॉन्स जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, एंटीजन के लिए कर रहा है। एंटीबॉडी आर हाईली स्पेसिफिक, एंटीबॉडी जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। एंड बाइंड ओनली द एंटीजन, और एंटीजन को बांध के रखता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी अगर नहीं रहेगा तो एंटीजन को कौन बांधेगा, तो एंटीजन को भी बांधा नहीं जा सकता है। तो एंटीजन को बांधने के लिए आपके पास होना जो चाहिए वो क्या चाहिए, एंटीबॉडी इज हाईली स्पेसिफिक एंड कैन बाइंड ओनली टू द एंटीजन, और ये एंटीजन को बांध के रखता है दैट स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन। एंटीबॉडी स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है, कैन बाइंड ओनली टू द एंटीजन, यह केवल बांध सकता है एंटीबॉडी किसको, एंटीजन को, मतलब एंटीबॉडी के काबू में एंटीजन है, ठीक है। और उसकी बढ़ने या घटने की क्षमता भी इसी के अनुसार चलता है। आपके बॉडी के अंदर जैसे हम लोग पढ़े थे इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर में आईजीजी, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब कहता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी करा कि दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स है और एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। कल हम लोग उस दिन हम लोग बात किए थे प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, बॉडी में पहली बार जब अटैक करता है कोई चीजें तो वो आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के बारे में क्या क्या गया, नो डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज फॉर सेवरल डेज, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपकी एंटीबॉडी उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, नो डिटेक्टेबल, डिटेक्ट मतलब होता है पहचानना, ठीक है। डिटेक्टिव मतलब होता है जासूस, मतलब यहाँ पर सेंस ये हो गया कि एंटीबॉडी जो होता है नो डिटेक्टेबल, आप प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान में आपका एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा बहुत आपको सिम्टम्स दिखते रहता है फॉर सेवरल डेज, लॉन्ग पीरियड तक आपको दिखेगा। एंटीबॉडी बिकम डिटेक्टेबल आफ्टर 1 वीक, एंटीबॉडी अपना जो काम होता है बहुत गंभीरता से लेता है, मतलब एक सप्ताह के बाद कहता अच्छा क्या हुआ देखो तो नहीं, तो मतलब इसमें टाइम लगता है। तो ये चीज हो गया कि 1 वीक टाइम लगता है। दे क्लाइम फॉर 10 से 14 दिन, ठीक है। और अपनी जो प्रतिक्रिया होती है वह 10 से 14 दिनों तक अपना प्रतिक्रिया देने रहता है, मतलब 1 वीक में रिस्पॉन्स किया, 10 से 14 दिन तक अपनी प्रतिक्रिया दिया। तीसरा पॉइंट, एंटीबॉडी डिक्लाइन एंड डिसअपियर विथ फ्यू वीक्स, ठीक है। एंटीबॉडी धीरे धीरे जब उसके प्रभाव से अगर उसके प्रभाव में अगर नहीं आता है या उससे उससे ना होने वाला रहता है तो धीरे धीरे उसकी स्तर क्या होने लगता है, गिरने लगता है। एंड डिसअपियर विथ इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही समय के बाद वह, कुछ ही वीक के बाद वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी फॉर्म्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज रिलेटिवली स्मॉल, जो अमाउंट है एंटीबॉडी का, जो मात्रा है एंटीबॉडी का, फॉर्म्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज रिलेटिवली स्मॉल, मतलब अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी की मात्रा, फॉर्म्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव स्मॉल, ठीक है। और कह रहा है कि एंटीबॉडी की जो मात्रा होती है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की जो स्तर होती है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, कम होता है, मतलब एंटीबॉडी की निर्माण की क्षमता कम होती है, जितना है उतना ही रहता है। आप बाहर से कोई चीज लीजिएगा तब वो बनने में समय लगता है उसको, ठीक है। और इसलिए एंटीबॉडी जितना है उतने में ही उसको उस तत्काल काम चलाना होता है, इसलिए कुछ समय तक अपने प्रभाव से उस चाहे कोशिश करता है कि उसको झेल ले, एंटीजन को पकड़ ले, बाहरी वाले चीजों को, तो उसके पास वाई सेप रहता है, दोनों से उसको जकड़ लेता है। लेकिन जब उसके प्रभाव में नहीं रहता है तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे खुद डिक्लाइन होने लगता है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मेमोरी सेल आर फॉर्म्ड, इसी दौरान आपके बॉडी के अंदर मेमोरी सेल बनता है जो याद रखता है कि कौन आया है और आपके बॉडी को किस तरीके से उसको उससे लड़ना है। यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है, जैसे 0 दिन से लिया गया है और 14 दिनों तक देखा गया है। यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स में देखिए ग्राफ का लेवल जो है वह 7 दिनों से ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठता चले जा रहा है। और इसमें इसमें क्या करा, एंटीजन इंजेक्टेड, जब पहली बार एंटीजन इंजेक्ट किया है उस दौरान भी अपने आप को धीरे धीरे प्राइमरी रिस्पॉन्स हो ही रहा है, ठीक है। 14 दिनों के बाद वो अपने लेवल को लो कर देता है, ठीक है। और फिर दोबारा जब देते हैं तो फिर अपने लेवल को बढ़ाना शुरू करता है। तो ये जो बढ़ रहा है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीबॉडी कहाँ है, तो सेरम में है। मतलब आप जब एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या मान लीजिए टीका लिया जाता है या कुछ भी ऐसा चीज लिया जाता है तो उस दौरान क्या बीमारी आपके शरीर में ये होता है तो पहुंचता है, तो एक पहला शुरू के 14 दिन फिर बढ़ता है, और फिर उसका जब सेकेंड केस आता है सेकेंड डोज तो उसके बाद फिर इफेक्ट बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये जो चीजें है पहला चीज और दूसरा चीज,
दोनों कंडीशन में एक का प्रभाव 14 दिनों तक और दूसरा का प्रभाव फिर वहां से शुरू होकर 14 दिनों तक। ठीक है, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का प्रभाव देखिएगा कि लास्ट टाइम तक बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो ग्राफ में ऊपर बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, तो एंटीबॉडी बढ़ रहा है। आप जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एंटीजन कर रहे हैं। टीका भी एक तरह का एंटीजन ही होता है जो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, कितना डोज इसमें दिखाया गया है, तो पहला डोज में स्थिति क्या थी और दूसरे डोज में, तो एंटीबॉडी बढ़ जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर जो बाहरी एंटीजन होगा उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए पहले डोज में एंटीबॉडी अपने आप को संभालने का कोशिश करता है, सुरक्षित रखने का करता है। जब देख लेता है कि इसका प्रभाव इस तरह का है, तब उस हिसाब से अपने आप को तैयार करता है और दूसरे कंडीशन में अपनी लेवल इतना बढ़ा देता है कि एंटीजन का लेवल अपने आप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, a third dose injections of the antigen elicit immune response with an even shorter lag period and higher and more prolonged antibody response। ठीक है, तीसरा डोज जब आता है तो उसकी प्रोलोंगेशन और भी बढ़ जाता है। दिस फॉर्म ए बेसिस ऑफ ऑल करंट वैक्सीनेशन टेक्निक्स। अब यही जो ये जो बैक्टीरिया का फॉर्म था, तो बैक्टीरिया या वायरस का फॉर्म आपके बॉडी के अंदर इसी तरह से प्रभावित करता है, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आपके अंदर वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन में भी वही क्या, जैसे अभी देखिए आपके बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई 60 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को टीका लगा हुआ है, पहला डोज लगा हुआ है, दूसरा डोज 1 महीने के बाद लगेगा, तो उस दौरान क्या होगा कि आपकी बॉडी की एंटीबॉडी एंटीबॉडी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया होगा, एंटीबॉडी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया आपके बॉडी के अंदर और एंटीजन का लेवल थोड़ा हद तक कम होने लगेगा। लेकिन जैसे ही दूसरा डोज बढ़ेगा तो आपके बॉडी की एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाएगा और जो बाहर से आया हुआ वायरस या बाहर से जो चीजें आएगा उसका लेवल अपने आप घट जाएगा। आपका मजबूती इतनी अच्छी होगी कि बाहरी एंटीजन आपको नुकसान और नहीं करेगा। मतलब आपका बॉडी का एंटीबॉडी के मजबूती की वजह से बाहरी एंटीजन आपके बॉडी को अटैक नहीं कर पाता है। थर्ड डोज इंजेक्शन, तो थर्ड डोज में और उसकी बढ़ता है। अब किसी किसी चीजों का थर्ड डोज होता है, जैसे हेपेटाइटिस सब का टीका लगता है, तो अभी जैसे कोरोना का ये दो ही डोज होता है। उसी तरीके से अगर प्रभाव जिस तरह का है तो उसी हिसाब से टीका वैक्सीनेशन का भी प्रोसेस गैदर किया गया है। कंटिन्यूअस इंजेक्शन डज नॉट लीड टू द इंडेफिनिटी गैदर इम्यून रिस्पॉन्स। अगर ऐसा नहीं है कि लगातार इंजेक्टिंग करते रहेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, एक लिमिटेशन उसका भी होता है। सेकेंड, इम्यून रिस्पॉन्स इज स्पेसिफिक, इट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली बाय ए एंटीजन आइडेंटिकल टू गिवन फर्स्ट। ठीक है, जो आपको फर्स्ट में दिया, फर्स्ट जिस सिम्टम्स को देख के दिया गया था उसी का दूसरा जो है आपको सेकेंड टाइम दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका अगर माते एंटीजन अपना लेवल बढ़ा दिया या अपना चीज चेंज कर दिया तो आप अपने एंटीबॉडी को दूसरे तरीके से डालेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले आया वायरस, अब आया पहले आया 1 म्यूटेंट, फिर आया डबल म्यूटेंट, तो उसके लिए फिर नया एंटी वैक्सीनेशन नहीं होगा, ये नया तरीका का नहीं बना जाएगा, जो दिया गया है वही चीजों को। सेकेंड, इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी प्रोवाइडेड मैनी मंथ्स एंड ईयर्स। सेकेंड वाला अगर पड़ जाता है तो आपको कई मंथों तक सुरक्षित रख देता है। आफ्टर फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्म, पहले इंजेक्शन से आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू कर देता है और आपका सिस्टम या आपकी एबिलिटी, आपका जो मेमोरी सेल है वो बेहतर होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से शो कर रहा है, एंटीजन का लेवल नीचे चला जाता है और आईजीजी का लेवल जो है एंटीबॉडी का लेवल ऊपर चला जाता है। जैसे जैसे नीचे ऊपर पहले पहले हावी था लाल वाला, अब देखिए लाल वाला नीचे चला गया, बाकी ऊपर चला गया। तो ये चीजें हो गया, नीचे वाला का प्रभाव कम पड़ गया, ऊपर वाला का बढ़ गया। तो ये पहला वाला में नहीं पता चलेगा, लेकिन दूसरा जब डोज पड़ता है उसके बाद आपके बॉडी के अंदर रेसिस्टिविटी इस तरह से बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ग्राफ के माध्यम से इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया, वही चीज दिखा रहा है। अब कह रहा है कि नेटिव फेज, एक फेज है सेकेंड डोज में नेटिव फेज। इफ सेकेंड डोज ऑफ एंटीजन इज गिवन टू एनिमल दैट स्टिल हैज सेरम एंटीबॉडी फ्रॉम इट प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स, द लेवल ऑफ दीज एंटीबॉडी में ड्रॉप फ्रॉम द फ्यू डेज। वही कह रहा है कि सेकेंड डोज पढ़ने के बाद उसका लेवल अपने आप ड्रॉप होने लगता है। तो ये था, ये कौन चीज था, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये कौन चीज पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। पहला यही था, पहला वाला जो हम लोग का था वो था एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स।
ठीक है। और दूसरा हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी में आपको ये सब चीज था। और दूसरा हम लोग को जो पढ़ना है वो है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। पीस ऑफ लिविंग टिश्यू जैसे आपका स्किन हो गया, ठीक है, grifted another animals from some specific. It is usually survival for only a few days before being destroyed and recipient. This is a process of significant because it ये कह रहा है कि पीस ऑफ लिविंग टिश्यू मतलब लिविंग टिश्यू का एक हिस्सा, एक टुकड़ा या एक क्षेत्र कह सकते हैं, जैसे स्किन को ले लिए, ग्राफ्टेड ऑन टू अनदर एनिमल फ्रॉम सेम स्पेसीज, उसी को लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं या ग्राफ्ट कर देते हैं। इट यूजुअली सर्वाइव फॉर ओनली ए फ्यू डेज, मतलब एक जीव का चीज दूसरे वाले जीव में जाने के बावजूद भी अधिक समय तक वो सर्वाइवल नहीं हो सकता, कुछ समय तक सर्वाइवल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक गुलाब का पेड़ का टहनी काट के लाते हैं, उसको लगा देते हैं, क्या होता है कुछ दिन तक, एक दो दिन वो हरा दिखेगा, फिर उसका सारा का सारा पत्ता झड़ जाता है और फिर नया चीज उसमें आता है। बस वही चीज है आपके अंदर, कि आपके बॉडी के अंदर जो चीजें हैं वह पहले वाला चीज जो होगा, बाहर से आप ब्लडो लेते हैं, किसी का ब्लड डोनेट आपको करता है या आपको अंदर आता है, तो वो तो शुरू दिन में कुछ दिनों आप तक सर्वाइवल रहेगा, लेकिन वो फिर डिस्ट्रॉय होकर आपका बॉडी खुद जनरेट करेगा और वो बेहतर रहेगा। दिस प्रोसेस इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि अपने हिसाब से उसको तैयार करना होता है। दिस प्रोसेस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द डेमोस्ट्रेट द एग्जिस्टेंस मैकेनिज्म वेयर एज फॉरेन सेल डिफरिंग ओनली स्लाइटली फ्रॉम द एनिमल ओन। ठीक है, तो एक हम ये भी कहते हैं कि एंटीजन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं मिलता है। यही कारण भी हो सकता है कि एक व्यक्ति का चीजें, एक ऑर्गेनिज्म का चीज दूसरे ऑर्गेनिज्म सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अधिक समय तक सर्वाइवल नहीं होता है। सेल विथ माइनर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी में बी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन बाय द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, दे आर अदरवाइज हेल्दी। दीज एबनॉर्मल सेल्स आर कौन कौन है, तो एक है रेड ब्लड सेल, दूसरा है वायरस इन्फेक्टेड सेल और तीसरा है सम कैंसर सेल। ऐसे सेल क्या है आपके बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल होते हैं, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कब, जब फॉरेन चीज आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है या फॉरेन चीजें आपके बॉडी के अंदर पहुंचता है, तो इस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब कह रहा दूसरा जो चीजें हैं, पहला सेट रिएक्शन, सेकेंड ग्रिफ्टिंग रिएक्शन, पहला वो ग्रिफ्टिंग रिएक्शन वो था। सेकेंड ग्रिफ्टिंग रिएक्शन क्या होता है, सर्वाइव नो लॉन्गर 1 to 2, एक से दो दिनों के बाद वो सर्वाइव नहीं करेगा, बिफोर बीइंग रिजेक्टेड, उसके बाद वो रिजेक्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज रैपिड इंजेक्शंस इज नोन एज सेकेंड सेट रिएक्शन। ग्रिफ्ट रिजेक्शंस इज स्पेसिफिक ग्रिफ्ट रिजेक्शंस प्रोसेस मेमोरी, क्योंकि पहला सेल की मेमोरी दूसरे सेल के पास होती है, मतलब आपके बॉडी के अंदर पहला बार जो चीज आया है उसका, उस चीजों का मेमोरी आपका वो सेल रखेगा। ठीक है, गिफ्ट रिजेक्शन प्रोसेस दूसरी बार भी वो रिजेक्ट करेगा। गिफ्ट रिजेक्शन कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सिंथेसाइज्ड एंड नॉर्मल एनिमल बाय मींस ऑफ सेरेन एंटीबॉडी। इसलिए यही कारण होता है कि वह रिजेक्ट नहीं करता। आपका बॉडी उससे रेसिस्ट करके आप बना लिया तो वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो चीजों को फिर हम दोबारा नहीं डाल सकते। अब याद होगा कि दिल्ली में जैसे किसी को कोरोना हो जाता था तो प्लाज्मा ट्रांसप्लांट किया था, तो प्लाज्मा क्या होता था, ठीक हुआ व्यक्ति तुरंत नहीं डाल देना, उसका 2-3 महीना हो जाता है, मतलब उसका खुद का प्लाज्मा उस चीज से लड़कर अपने आप को बेहतर अगर बना लिया है, अब उस प्लाज्मा को दूसरे में डाला जाएगा तो कुछ हद तक वो ठीक हो जाएगा, फिर उसी हिसाब से वह अपने आप को ढल लेगा, कितना लेवल है उस हिसाब से उसका एंटीबॉडी या बाकी चीजें ये कर लेगा। कह रहा कि द एबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सेकेंड सेट रिएक्शन कैन बी ट्रांसफर बिटवीन एनिमल ओनली बाय मींस ऑफ लिविंग सेल। ये सेकेंड फेज का जो रिएक्शन होता है वो कैसे ट्रांसफर करता है, तो स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, ब्लड है, ये सब इन सब चीजों से यह ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि फॉरेन मटेरियल है, बाहरी, फॉरेन मतलब हो गया बाहरी मटेरियल। बाहरी मटेरियल दो तरीके से इंजेक्ट किया जा रहा है, एक है एक्स्ट्रा सेलर, एक है इंट्रा सेलर। एक्स्ट्रा सेलर का मतलब हो गया एंटीजन सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेलर जो हो गया एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स, और इंट्रा सेलर हो गया एंटीजन प्रोसेसिंग सेल, दोनों एक ही तरह के सेल है। अब एंटीजन प्रोसेसिंग सेल में क्या करा है, एंटीजन सेंसिटिव सेल, ये भी वही चीज है। अब एंटीजन सेंसिटिव सेल में दो चीज हो गया, एक हो गया मेमोरी सेल और एक हो गया एंटीबॉडी प्रोजेक्टिंग सेल। जबकि इंट्रासेलर वाला जो हो गया उसके अंदर जो सेंसिटिव सेल है उसमें इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल है। मेमोरी सेल दोनों के पास होता है, लेकिन अंतर क्या है कि पहले वाले एक्स्ट्रा सेलर के पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, दूसरे वाले के पास इफेक्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन आपके पास हो गया, ठीक है, मेमोरी दोनों के पास है। मेमोरी मतलब क्या है, आपको आपके बॉडी के अंदर जो चीज आया उसके प्रति क्या याद रखा है, वही चीज हो गया मेमोरी।
इफेक्टेड सेल क्या होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब दोनों मिलकर बनता है एंटीजन इलिमिनेशन, मतलब जो चीज था उसको इलिमिनेट करके बाहर निकाल देगा। एंटीजन मतलब बैक्टीरिया है, वायरस है, तो इन चीजों को बाहर निकालने का काम करेगा। मतलब फॉरेन मटेरियल को बाहर निकालने के लिए आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का बनना, इफेक्टेड सेल का बनना जरूरी होता है, और ये दोनों सेल जो है ये कर सकता है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इम्यून सिस्टम इंक्लूड द 4 कंपोनेंट। बेसिक जो रिक्वायरमेंट की बात करेंगे इम्यून सिस्टम के लिए, पहला है ट्रैपिंग एंड प्रोसेसिंग एंटीजन। ट्रैप मतलब होता है पकड़ना, और उसके बाद प्रोसेस करना। मेथड ऑफ ट्रैपिंग एंड प्रोसेसिंग एंटीजन, ट्रैप करना और अपने खुद का एंटीजन तैयार करना। दूसरा, मैकेनिज्म फॉर रिएक्टिंग स्पेसिफिक टू एंटीजन, रिएक्शन करना, रिएक्ट करना एंटीजन के प्रति, जिसको निगेटिव सेंसिटिव सेल कहते हैं। तीसरा है सेल प्रोवाइड एंटीबॉडी और पार्टिसिपेट इन सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी प्रोवाइड करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना। और तीसरा है मेमोरी, आपके सेल के अंदर जो सेलें हैं उसकी क्षमता को मेमोरी कर देगा, याद कर लेगा कि इस तरह की चीजें हैं, ताकि आप जो बाहर से चीज डाले वो फेल नहीं हो, वो आपके बॉडी के अंदर मौजूद रहे। यहाँ पे एक डायग्राम सोल्व किया गया है, ठीक है। एंटीजन का फर्स्ट एक्सपोजर, एंटीजन का सेकेंड एक्सपोजर है। इसमें 2 सेल दिखा है सेकेंड रिस्पॉन्स में, बी सेल और टी सेल। ये डायग्राम को चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या है, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है, तो टॉलरेंस कैसे कर सकते हैं, स्टेट ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। टॉलरेंस करने के, स्टेट ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस टू प्रोवाइड एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीजन मस्ट बी रिकॉग्नाइज एंड बीइंग फॉरेन। टॉलरेंस आपको अगर बॉडी को कराना है तो सबसे पहला चीज हो गया अनरिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। टॉलरेंस करने के लिए आपके सेल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कुछ समय के लिए अनरिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा 1 सप्ताह में तो पहले ही से प्रभावित होने लगेगा, एक चीज। दूसरा चीज हो गया एंटीबॉडी का। दूसरा आ गया टू प्रोवाइड एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीजन मस्ट बी रिकॉग्नाइज एंड फॉर बीइंग फॉरेन। दूसरा चीज ये है कि आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान ले कि ये बाहरी है, ठीक है। यही सब टाइम लग जाता है 7 दिन में, कि वह आपको पहचान रहा होता है कि बाहरी कौन आया आपके बॉडी के अंदर। सर्दी हो रहा है, गला में किचकिच हो रहा है, सीना में दर्द कर रहा है, जितना टीवी देखेंगे उतना दर्द करेगा, जितना गला में खराश आ जाएगा। तो ये जो चीज सब है, ये सब चीज क्या है कि आपके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। इसी को रिकॉग्नाइज करने में 7 दिन लगता है। 7 दिन के बाद लगता है कि अच्छा बुखारो लग रहा है, मतलब हो गया है, ठीक है, दूर रहो अब। तीसरा चीज हो गया कि इम्यून सिस्टम मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज बीइंग नॉट फॉरेन, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है किस चीज का, कि अपना कौन है और फॉरेन को। अपना पहले रिकॉग्नाइज कर लिया, अपना को अलग कर दिया, जो बच गया वो फॉरेन रह गया। एंड मस्ट नॉट बी माउंट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम, उसके विरुद्ध वो काम तुरंत नहीं करेगा। द इम्यून उसके प्रति अपना संवेदना देखेगा और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करेगा, तब लड़ेगा। द इम्यून सिस्टम मस्ट बी टॉलरेंस टू इट सेल्फ एंटीजन, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, टू टॉलरेंस टू इट सेल्फ, अपना टॉलरेंस कैपेसिटी उसके अंदर खुद मौजूद होता है। अंतर यही होता है कि वो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इफ द टॉलरेंस ब्रेक्स डाउन, ठीक है, अगर जो क्षमता है टॉलरेंस करने का, टूटने का, देन डिजीज अकर, अगर वो टूट गया उस दौरान क्या हो जाएगा। तो इसीलिए ना होता है कि आदमी के अंदर थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स दिखने लगा तो फिर आदमी घबरा जाता है, मतलब उसकी एंटीजन की लेवल कम होने लगती है, ठीक है। इसके वजह से वह टॉलरेंस टॉलरेंस जो होता है उसका कम होने लगता है, अपने आप पे विश्वास नहीं रहता, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं, सेल्फ अपने आप होने लगना। और यही कारण है कि कोरोना की या किसी कोई ऐसा सिम्टम्स होता है, बुखार होता है, तो आदमी घबरा जाता है, आदमी बड़ा दया स्वभाव के साथ बात करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसा ही ठीक होगा तो आपके उल्टा रिएक्शन करना शुरू कर देगा, जैसे पहले था वैसा ही बोलने लगेगा। तो बीमारी में ऐसा ही थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, कैसे कर, ठीक है, क्योंकि उसको जरूरत होता है और उसके सेल उसका साथ दे नहीं रहा होता है। और जैसा ही थोड़ा ठीक होगा बस आपके प्रति अपोजिट व्यवहार करना शुरू करता है। ये चीजें हैं। छठा पॉइंट, टॉलरेंस अकर बोथ इन द सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी इम्यूनिटी इम्यून रिस्पॉन्स। टॉलरेंस जो होता है वो सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी दोनों मिलकर आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। टॉलरेंस कैन बी कंसिडर्ड एज अनदर फॉर्म ऑफ नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। टॉलरेंस क्या है, आपके बॉडी के एक नॉर्मल रिस्पॉन्स फॉर्म है, कोई नया चीज नहीं है। टॉलरेंस मतलब गया सर्वाइवल। टॉलरेंस इज स्पेसिफिक फॉर द इंड्यूसिंग एंटीजन, बाहर वाले के लिए टॉलरेंस एक नया चीज होता है, लेकिन आपके बॉडी के लिए वो नया नहीं है। टॉलरेंस रिप्रेजेंट एन एसेंशियल प्रोटेक्शन, टॉलरेंस ही आपके बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन देता है, आपको बचाता है, सर्वाइव करता है और सर्व और कर आपके बॉडी को डैमेज होने से बेहतर तरीके से बचाने का काम करता है। तो ये टॉपिक था
जो आपको समझना था। ठीक है, अब इसको आप अपने हिसाब से अरेंज करके लिख लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। सब आदमी समझदार है। अतुल, नसीम, रुकालिए, और दीपक और दीपा। ठीक है, मानवी नहीं जुड़ी है, तो आप लोग जो है इसको सबसे पहले अपने तरीके से कर लीजिएगा। नोट्स हम अपलोड कर दिए हैं। अब नोट्स को अपने तरीके से अरेंज करके बेहतर तरीके से लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत? नसीम, हो जाएगा ना? एक मिनट रुक जाओ, लगता है आवाज। एक मिनट रुक जाइए, ब्लूटूथ में आवाज नहीं आ रहा था लगता है। बोलिए तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लीजिए, बेहतर तरीके से लिखा भी है, बहुत अरेंजमेंट है और बहुत बढ़िया जगह का नोट्स है, इसलिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सेटिस्फाइड नोट्स है, इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और एक एक चीज उसमें बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कल तो संडे है, परसों हम लोग मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या होगा बता दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा, हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके बाय।